कल की क्लास में हमने पढ़ा था रावल रतन सिंह। हमने देखा था कि 1303 में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, जिसमें राजपूतों ने किया था केसरिया एवं वीरांगनाओं ने जौहर किया था। इसके पश्चात जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले को फतेह किया तो 30,000 लोगों को उसने कत्लेआम करवाया था। इस युद्ध में सिसोदा गांव एक जागीर थी। मेवाड़ की अनेक जागीरें थी, जिनमें से एक जागीर थी सिसोदा। सिसोदा गांव के जो सामंत थे, उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस जागीर के 7 पुरुष है, सामंत सहित 7 पुरुष है, वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और एक छोटा बालक है, वो इस दौरान जिंदा रहा था। उनका नाम था हमीर। आगे चल कर के हमीर है वो मेवाड़ के शासक बने थे। कल हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां को यहाँ का प्रशासक बनाया था, और खिजर खां है वो 8 वर्ष तक मेवाड़ के प्रशासक बने रहे। इसके पश्चात 1311 में ये चित्तौड़ का जो किला है वो मालदेव मुछाला को सौंप दिया गया था। मालदेव सोनग्रा के पश्चात उसका बेटा बनवीर सोनग्रा है वो यहाँ का प्रशासक बना था। हमीर ने, जो कि सिसोदा गांव से आया था, ने बनवीर सोनग्रा कर पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो अब आज हम किसे पढ़ेंगे? राणा हमीर के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि जो रावल रतन सिंह है, ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इसके पश्चात जो अगले शासक बने थे, उन्होंने राणा की उपाधि को धारण किया था। तो हमीर है, इन्होंने राणा की उपाधि को धारण किया। हमीर है, इनकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? तो उदयपुर में एक अभिलेख मिला था। श्रृंगी ऋषि अभिलेख। इस श्रृंगी ऋषि अभिलेख से हमें मेवाड़ के 4 शासकों की जानकारी मिलती है। हमीर, हमीर के पश्चात क्षेत्र सिंह, उनके पश्चात लाखा जी की, और फिर मोकल की। तो हमें 4 शासकों की जानकारी मिलती है। राणा हमीर की, फिर राणा क्षेत्र सिंह की, और उसके पश्चात राणा लक्ष्य सिंह या लाखा सिंह, और राणा मुगल। इन 4 शासकों की जानकारी है वो हमें श्रृंगी ऋषि अभिलेख से मिलती है। एक और अभिलेख मिलता है, वो है समिदेश्वर मंदिर का अभिलेख। ये भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर के अभिलेख में जो राणा हमीर है, इनकी तुलना 3 लोगों से की गई है: कर्ण, शंकर और बर्मा। इन तीनों से हमीर की तुलना की गई है। इसके अलावा हमें राणा लाखा और मोकल की भी इससे जानकारी मिलती है। ये तो हो गया कि हम इसलिए गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन आरंभ हुआ था। राणा हमीर का के जितने भी राजा बने थे, ये सिसोदिया वंश के राजा कहलाए थे। अब हम देखते हैं कि राणा हमीर है, इन्होंने मेवाड़ की शक्ति को पुनर्स्थापित किया था और इसे पुनः बसाया था। इसलिए हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में लगी हुई है, जिसमें
हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। इसके अलावा राणा कुंभा है, इन्होंने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी। उस टीका का नाम था रसिक प्रिय। इस रसिक प्रिय पुस्तक में राणा कुंभा ने हमीर को वीर राजा की उपाधि दी है। तो राणा कुंभा ने जयदेव की पुस्तक थी गीत गोविंद, उस गीत गोविंद पर टीका लिखी थी जिसका नाम रखा था राणा कुंभा ने रसिक प्रिया। और इस रसिक प्रिया पुस्तक में कुंभा ने राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि राणा हमीर है, इन्होंने मेवाड़ में बरवड़ी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। बरवड़ी माता है वो मेवाड़ के शासकों की इष्ट देवी है। जबकि इनकी कुलदेवी है वो है बाण माता। कोष्टक में लिख दीजिए। जब राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे उसी समय दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के मध्य युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम है सिंगोली का युद्ध। इस सिंगोली के युद्ध में राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। तो अब हम एक बार वापस देख लेते हैं राणा हमीर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो राणा हमीर है, ये राणा शाखा के प्रथम शासक थे। ये सिसोदा गांव के थे, इसलिए इन्होंने सिसोदिया शाखा का शासन आरंभ किया था। बुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन आरंभ किया था। राणा हमीर है, इसके बारे में हमें दो जगहों से जानकारी मिलती है, श्रृंगी अभिलेख से एवं समिदेश्वर मंदिर के अभिलेख में। श्रृंगी अभिलेख में 4 शासकों की जानकारी मिलती है, वो है राणा हमीर के बारे में, राणा छतर सिंह के बारे में, राणा लक्ष्य सिंह या लाखा के बारे में और राणा मोकल के बारे में। समिदेश्वर मंदिर है, इसमें राणा हमीर है, इनकी तुलना 3 से की गई है, कर्ण से, शंकर से और वर्मा से। इसके अलावा इस अभिलेख में राणा लाखा और राणा मोकल के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि हमीर है, इनको मेवाड़ के उद्धारक भी कहा जाता है। एक उपाधि तो यह हो गई कि इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इनकी दूसरी उपाधि है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दी गई है और वह है विषम घाटी पंचानन। जो तीसरी उपाधि है वो राणा कुंभा ने अपनी पुस्तक रसिक प्रिया में दी थी, वो दी थी वीर राजा की। इसके अलावा इन्होंने निर्माण कार्य भी करवाए थे। तो इन्होंने मेवाड़ में बरवड़ी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में युद्ध किया था। उस युद्ध का नाम क्या था? सिंगोली का युद्ध। और इस युद्ध में राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। अब हम अगला शासक पढ़ते हैं, राणा लक्ष्य सिंह। राणा लक्ष्य सिंह है, इनके पिता का नाम था राणा छतर सिंह और छतर सिंह है वो राणा जयतर सिंह की संतान थे। राणा छतर सिंह है, इन्होंने बूंदी पर विजय के लिए युद्ध किया था और इस युद्ध में राणा छतर सिंह है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके पश्चात राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा है वो मेवाड़ के शासक बने थे। राणा लाखा है, इनका शासनकाल था 1382 से 1421।
राणा लाखा के समय में मेवाड़ का काफी विकास एवं प्रगति हुई थी। राणा लाखा है, इन्होंने शासन आरंभ किया था, तब भी जावर क्षेत्र में चांदी की खान प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से इसकी प्रगति की जो दर थी वो दोगुनी हो गई। जब राणा लाखा का शासनकाल था, इसी समय में छित्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। जो नटनी का चबूतरा है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि एक बार राणा जी को किसी ने बताया कि हमारे राज्य में काफी अच्छे अच्छे कलाकार है, और एक ही नट का इतना अच्छा जोड़ा है कि वो काफी अच्छा करतब दिखाता है। उस नट की भी बड़ी इच्छा थी कि जब मैं अपनी कला का इतना अच्छा प्रदर्शन करता हूँ, तो एक बार अगर मैंने राणा जी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया तो मुझे जरूर एक अच्छा इनाम मिलेगा। राणा जी ने भी इसके बारे में सुना था, तो राणा जी ने नट को बुलाया और पूछा कि भाई, हमने तुम्हारी कला के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। और नट ने खुश होकर के कहा, जी राणा जी, मैं और मेरी पत्नी है वो काफी अच्छा कला का प्रदर्शन करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो? बोला कि मेरी पत्नी है वो रस्सी पे चल सकती है। कि अच्छा, कितनी दूर चल सकती है? कि राणा जी, वो जो हमारी पिछोला झील है ना, इस झील के इस किनारे से उस किनारे तक जा सकती है। तो राणा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रस्सी पर चल करके इतनी बड़ी झील को क्रॉस कर जाए। तो राणा जी ने कहा, अगर एक बार में ही तुम्हारी नटनी इस झील को पार कर लेती है तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। राणा जी ने सोचा कि कोई एक बार में इस रस्सी पे चल करके इस झील को कैसे क्रॉस कर सकता है। और नट का जो विश्वास था, आत्मविश्वास था, वो और ज्यादा मजबूत हुआ कि अगर मेरी पत्नी ने इस झील को एक बार में क्रॉस कर लिया तो मुझे राजा जी बहुत अच्छा इनाम देंगे। हालांकि उसकी कोई ऐसी, ना तो उसे विश्वास था, ना ही कोई इच्छा थी कि उसे आधा राज्य मिल जाएगा। बस उसे इतना पता था कि अगर मेरी पत्नी इस शर्त को जीत जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। और वो शर्त के मुताबिक उसने कला का प्रदर्शन करना शुरू किया, और नटनी ने उस रस्सी पर चल करके उस झील को पार करने का काम आरंभ किया था। कहते हैं कि उसने झील का जो 75% भाग है उसको क्रॉस कर लिया। तभी किसी मंत्री ने सोचा कि राणा जी ने तो आनंद फानन में इसे आधा राज्य देने के बाद कह दिए, और राणा जी को क्या पता था कि ये इतनी अच्छा कला का प्रदर्शन करता है कि वो एक बार में चली जाएगी, इस पूरी झील को क्रॉस कर लेगी रस्सी पे चल के। तो मंत्री ने सोचा कि भाई, राणा जी ने कहा है तो बात के मुताबिक कहीं उन्हें आधा राज्य नहीं देना पड़ जाए। तो उन्होंने देखा कि वहीं पास में, झील के पास में नटनी का बच्चा खेल रहा था। तो मंत्री ने सोचा, अगर इस बच्चे को रुला दिया जाए तो नटनी का ध्यान भंग होगा, और ये जो इस कला का प्रदर्शन है ये तो पूरा का पूरा ध्यान का खेल है। तो अगर ये बच्चा रोया तो इसका ध्यान भंग होगा, और ये इस शर्त को पार नहीं कर पाएगी। तो उस मंत्री ने क्या किया, उस बच्चे को रुला दिया। जैसे ही बच्चा रोया और नटनी के अंदर की ममता जाग उठी, और उसका ध्यान है वो भंग हो गया, जिसकी वजह से नटनी है वो झील में गिर गई। वो तो रस्सी पर चल रही थी, ध्यान भंग होते ही वो तो नीचे गिरनी थी, और वो झील में गिर गई। और राणा जी को इस पर बहुत अफसोस हुआ था। तो राणा जी ने डिसाइड किया
कि भाई ये बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन करने वाली थी, ये बहुत बड़ी कलाकार थी, क्यों ना इसकी कला को सम्मान दिया जाए। तो राणा जी ने इस झील के किनारे इस नटनी का चबूतरा बनवाया था, इसलिए कि उसकी कला को सम्मान दिया जाए। तो या इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कुंभहाड़ा नामक एक बालक था, वो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। कहते हैं कि राणा जी ने काफी विवाह किए थे, और इनकी एक रानी है, वो बूंदी की थी, और बूंदी से वो विवाह करके मेवाड़ आई। तो राणा जी ने उनसे पूछा कि आपको बूंदी और मेवाड़ में से, दोनों में से अच्छा कौन सा लगा। तो रानी ने मुस्कुरा करके बोला कि चित्तौड़ अच्छा ही है। तो राणा जी को शक हुआ कि शायद इन्हें मेवाड़ इतना पसंद नहीं है, तो बोला कि अच्छा ही है, बस अच्छा ही है, कि हाँ ठीक है, कि तो फिर आपकी बूंदी के बारे में क्या ख्याल है। तो बोला कि वो बूंदी तो बूंदी है, उसके जैसा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तो राणा जी ने कहा अच्छा, तो मेवाड़ के कंपेयर में वो ज्यादा अच्छी है। तो रानी ने मुस्कुरा दिया। तो राणा जी को शक हो गया कि इन्हें जो मेवाड़ है वो इतना पसंद नहीं आया, और उनकी फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। तो राणा जी ने क्या किया कि बूंदी को मैं विजय प्राप्त करके बूंदी को नष्ट कर दूंगा। तो और ऐसा प्रण ले लिया राणा जी ने। जब उनके मंत्रियों को पता चला कि राणा जी ने ऐसा प्रण लिया है कि वो बूंदी पर आक्रमण करेंगे और उसे नष्ट करेंगे, तब सभी लोगों के मन में ऐसा आया कि अभी तो राणा जी वहीं से शादी करके रानी को लेकर के आए हैं, अब अभी वापस वहां पे आक्रमण करना उचित नहीं होगा। तो किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि आपने ऐसा प्रण लिया है कि आप बूंदी पर आक्रमण करोगे और बूंदी को नष्ट कर दोगे, तो क्यों ना हम अपने मेवाड़ में एक ऐसा कोई महल बनवा दें और उसमें लिख दे बूंदी का किला। तो आप उस पर आक्रमण करना, नष्ट कर देना, आपका प्रण पूरा हो जाएगा, और फिर कभी आगे जा करके आप वो बूंदी पर आक्रमण कर लेना, पर अभी अभी आक्रमण करना उचित नहीं होगा। तो जब राणा जी अभी बूंदी से विवाह करके आए ही थे, तो रानी के साथ में उनका एक भाई आया था, वो था कुंभहाड़ा। कुंभहाड़ा, उन्होंने कहीं से सुना कि अच्छा राणा जी है वो बूंदी का एक कोई महल बनवा रहे हैं, जिसे बूंदी का किला नाम दिया जा रहा है, उसे वो नष्ट करेंगे आक्रमण करके। उन्होंने कोई ऐसा प्रण लिया है कि वो बूंदी को नष्ट कर देंगे। तो इस बच्चे की जो भावनाएं थी वो जागृत हो गई। बोला कि मेरे यहाँ होते हुए ये बूंदी को कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरी यूं युद्ध जैसी तैयारी की थी राणा जी ने। तो राणा लाखा है, इन्होंने पूरे युद्ध जैसी तैयारी कर ली, उद्घोषणा कर दी कि भाई युद्ध होने जा रहा है, ये वो पूरा माहौल बना दिया। और फिर जा करके वहां पे उद्घोषणा कर रहे हैं कि भाई रणभेरी बज रही है कि यहाँ पे राणा जी है वो बूंदी पर आक्रमण करने जा रहे हैं। जब ये आक्रमण करने जा रहे थे, तभी वहां से एक तीर सामने से आया उस मेल से। तो राणा जी को सोचा कि यहाँ अंदर से कहाँ से तीर आ रहे हैं। जाकर के देखा कि 15 वर्षीय बालक है, वो वहां से तीर चला रहा है। तो उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि राणा जी ने ऐसा कोई प्रण लिया है कि वो बूंदी को नष्ट कर देंगे। जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, तब तक बूंदी को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वैसे भी हाड़ा चौहानों में जो मातृभूमि के प्रति भक्ति थी ना, वो बहुत उच्च लेवल की थी। हमने देखा, हम जब इतिहास में पढ़ेंगे कि हाड़ी रानी एक ऐसी हाड़ी रानी थी जिसने युद्ध के बीच में से आने पर अपने पति के लिए किले के दरबार बंद करवा दिए थे। एक हाड़ी रानी ने अपना सर इसलिए काट के दे दिया था ताकि वो राजा है युद्ध में विजय प्राप्त करके आए। तो ये इस तरह के वीर बाहु और तेज बाहु से भरे हुए थे, और बस उसी तरह से कुंभहाड़ा इन्होंने सामना किया था।
तो राणा जी को इस कुंभहाड़ा ने, ये तो छोटा सा बालक था 15 वर्ष का, इसने राणा जी को कहा कि आपको इस बूंदी को, अगर नकली बूंदी को भी आपने को विजय प्राप्त करनी है ना, तो आपको मेरे से होकर के निकलना पड़ेगा। उसे उस बालक को ये भी पता है कि ये पूरी सेना खड़ी है यहाँ पे, मैं एक छोटा सा बालक हूँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरी तो मृत्यु निश्चित है। परंतु उसने कहा कि चाहे बूंदी तो असली हो चाहे नकली हो, मैं तो उस बूंदी की रक्षा को करते हुए वीरगति को प्राप्त होऊंगा। और इस कुंभहाड़ा को मृत्यु हो गई थी इस नकली बूंदी की रक्षा करते हुए। अब आगे देखिए, राणा लाखा है, वो मेवाड़ में जब शासक थे, उसी समय मारवाड़ के शासक थे चुंडा। मारवाड़ की अपेक्षाकृत मेवाड़ है, वो एक बहुत बड़ी, बहुत कीर्तिमान रियासत थी। और हर छोटी रियासत का इच्छा होती थी कि उसकी राजकुमारी का विवाह है वो एक अधिक कीर्तिमान, एक अधिक बड़ी रियासत में हो। और बस इसी इच्छा के वजह से मारवाड़ के शासक चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह, इनका विवाह है वो मेवाड़ में राणा लाखा के बेटे थे युवराज चुंडा। राणा लाखा के बेटे थे चुंडा, इससे करने की इच्छा मारवाड़ के राजा चुंडा ने जताई थी। तो जो मारवाड़ के राजा चुंडा थे, इन्होंने अपने ब्राह्मणों को यहाँ से हंसाबाई के रिश्ते का नारियल देकर के भेजा था। और राजतंत्र में होता ही ऐसा ही था कि ब्राह्मण है वो रिश्ते लेकर के जाते थे और नारियल भेजा जाता था। नारियल का सीधा सीधा मतलब था कि उस राज्य का राजकुमारी, उसका विवाह है, वो उसका प्रस्ताव भेजा है। तो जब ये ब्राह्मण मेवाड़ पहुंचे, तो राणा जी ने पूछा था कि आपके यहाँ आने का क्या कारण है। तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि हम मारवाड़ से आए हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों आए हो मारवाड़ से, बोले कि हम नारियल लेकर के आए हैं। तो राणा जी ने सोचा कि रिश्ता उनके लिए आए है, और राणा जी ने कहा ठीक है, हमें रिश्ता मंजूर है। और उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया हमारी तरफ से रिश्ता डन है। ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि हम तो रिश्ता है वो राजकुमार के लिए करके आए हैं, और राणा जी ने इसे गलत समझ लिया। जब चुंडा को इस बात का पता चला कि जो मारवाड़ से ब्राह्मण आए थे वो नारियल तो लेकर गए थे राजकुमार के लिए, परंतु राणा जी ने गलत समझा और उस रिश्ते को स्वयं के लिए स्वीकार कर लिया। चुंडा ने सोचा कि मेरे पिता ने इस राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जताई है, तो मैं अपने पिता की जो इच्छा है उसका मान कैसे तोड़ सकता हूँ, मुझे तो उनकी इच्छा का पालन करना चाहिए। तो चुंडा ने कहा कि भले ये गलती की वजह से हुआ है, भले ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि भाई हंसाबाई का विवाह वो राणा लाखा के लिए प्रस्ताव आया है, परंतु जैसा राणा जी ने समझा है बिल्कुल वैसा ही होगा, और हंसाबाई का विवाह है वो राणा लाखा से ही होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो अपनी राजकुमारी का विवाह राणा जी से कर देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। तो पूछा कि शर्त क्या है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जब हमारी हंसाबाई का जो संतान होगी ना, वो मेवाड़ के अगली शासक बनेगी। तो चुंडा ने कहा ठीक है, हमें शर्त है वो स्वीकार है, क्योंकि इन जो हंसाबाई है उनसे पहले भी काफी सारी रानियां थी, उनकी भी संतान थी। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हम अपनी छोटी सी राजकुमारी का विवाह राणा जी से कर रहे हैं, जब इतना बड़ा एज गैप है तो उसका कुछ ना कुछ तो दूसरा फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि जो हंसाबाई की संतान है वो मेवाड़ की अगली शासक बनेगी, और चुंडा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। तो वहां के जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने चुंडा जी के इस त्याग के कारण उसे काफी सम्मान दिया गया था, और इस वजह से जो राजकुमार चुंडा है इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है।
मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। जो चुंडा ने इतना बड़ा त्याग किया था तो इन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, और वो विशेषाधिकार ये थे। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे। हम आगे जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे बिजोलिया, बेंगू, आमेर, सलूम्बर, ये सब प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। तो जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से 4 ठिकाने वो राजकुमार चुंडा को दिए गए थे, और उनमें सलूम्बर भी शामिल था। फिर उन्होंने कहा कि जो सलूम्बर का सामंत है, तो जब आगे कभी भी कोई नया राजा बनेगा और उस राजा का जब राज तिलक होगा, तो वो राज तिलक है वो सलूम्बर का सामंत करेगा। यह भी उनका एक विशेष अधिकार होगा कि जो राज तिलक का काम है वो केवल और केवल सलूम्बर का सामंत ही करेगा। फिर उन्होंने दूसरा कहा कि जब भी मेवाड़ का राजा है वो राज्य से बाहर जाएंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में जो राजधानी है उसकी सुरक्षा का भार भी है वो भी सलूम्बर के सामंत पर ही होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब कभी भी मेवाड़ की का किसी दूसरी रियासत से युद्ध होगा, तो उस समय मेवाड़ी सेना का सेनापति भी कौन होगा? सलूम्बर का सामंत होगा। फिर एक और विशेषाधिकार दिया गया कि जो मेवाड़ के राजा जी के जहाँ पर भी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर होते हैं, तो उसके साथ साथ में सलूम्बर के सामंत के भी हस्ताक्षर होंगे, तो इन्हें सिग्नेचर पावर भी दी गई थी। तो कहा कि जहाँ जहाँ मेवाड़ के राजा जी के कागज पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे, वहां वहां पे सलूम्बर के सामंत के भी हस्ताक्षर होंगे। तो ये कुछ विशेषाधिकार थे जो चुंडा जी को उनके राज्य त्याग के फलस्वरूप इन्हें सम्मान देते हुए प्रदान किए गए थे। तो अब आप हेडिंग लगा लो, राणा लाखा। राणा लाखा में लिखिए, इनके समय जावर क्षेत्र में चांदी की खान प्राप्त हुई। फिर लिखिए, इस समय चित्र बंजारे ने पिछला झील का निर्माण करवाया। फिर लिखिए, इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। फिर लिखिए, कुंभहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। फिर इस तरह से लिख दीजिए मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ के नीचे लिख दीजिए लाखा, इधर लिख दीजिए चुंडा, फिर लिख दीजिए पुत्र लगा कर लिख दीजिए चुंडा, और इधर चुंडा के नीचे लिख दीजिए पुत्री हंसाबाई, और फिर लिख दीजिए हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ। अब लिखिए, हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से होने पर राजकुमार चुंडा ने राज्य त्याग की प्रतिज्ञा की, इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। चुंडा के इस त्याग के कारण इन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, जिनमें 1 नंबर लगा करके लिखिए, मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से 4 ठिकाने चुंडा को दिए गए, जिनमें सलूम्बर भी शामिल था। फिर दूसरा लिखिए, इन्हें मेवाड़ के राजा का राज तिलक करने का विशेषाधिकार दिया गया। 3 नंबर लगा करके लिखिए, जो सलूम्बर का सामंत है वो मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। फिर 4 नंबर लगा करके लिखिए, मेवाड़ का राजा जब भी राज्य से बाहर जाएगा, या फिर ऐसा लिख दीजिए कि मेवाड़ के राजा की अनुपस्थिति में राजधानी की सुरक्षा का भार सलूम्बर के सामंत पर होगा। फिर अंतिम 5 नंबर विशेषाधिकार लिखिए कि मेवाड़ के राजा के साथ ही सलूम्बर के सामंत को भी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया। तो राणा लाखा है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अगले शासक राणा मोखल के बारे में। राणा मोखल है, इनके पिता कौन हो गए? राणा लाखा।
माता थी हंसाबाई और इनके संरक्षक दो थे। पहले संरक्षक थे चुंडा और दूसरे थे रणमल। हंसाबाई को ऐसा लगता था कि जो चुंडा है वो मोकल की आड़ में स्वयं शासन कर रहा है, मतलब कि वो शक्ति को अपने हाथ में रख रहा है। जब चुंडा को उनकी हंसाबाई की ऐसी मंशा के बारे में पता चला कि उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है, तो चुंडा को लगा कि हंसाबाई है वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, तो इन्होंने मेवाड़ को छोड़ करके मालवा चले गए। तो हंसाबाई के ये विश्वास के कारण वो चुंडा मालवा गए थे। जब चुंडा मालवा गए थे तो चुंडा के वहाँ के मालवा के शासक थे उसंसा। फिर मोकल ने यहाँ रणमल के संरक्षण में मेवाड़ का शासन किया था। फिर इन्होंने कुछ यहाँ पे निर्माण कार्य भी करवाए थे। तो हमने पिछले जब शुरू में पढ़ा था मेवाड़, तब हमने पढ़ा था कि जो बप्पा रावल है इन्होंने एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उस एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण है ना, वो मोकल ने करवाया था। इन्होंने क्या किया था, तो एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था। इसके अलावा इन्होंने एक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर का नाम है समिदेश्वर मंदिर। जो ये समितेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था परमार शासक भोज ने। उस समय इस मंदिर को कहा जाता था त्रिभुवन नारायण मंदिर। अब फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण है वो मोकल ने करवाया था। तो वर्तमान में इस मंदिर को समिदेश्वर मंदिर और मोकल का मंदिर, ये दो नामों से इस मंदिर को जाना जाता है। इसके अलावा मोकल ने चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था, द्वारिकानाथ का मंदिर। तो चित्तौड़ का जो द्वारिकानाथ मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण भी मोकल ने करवाया था। अब हम पढ़ते हैं मोकल ने कुछ युद्ध भी लड़े थे। तो रामपुरा में भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है रामपुरा। रामपुरा में मोकल और नागौर के शासक था फिरोज खान। इन दोनों का मध्य युद्ध हुआ था 1428 में। तो ये जो रामपुरा का युद्ध है, ये कब हुआ था? 1428 में हुआ था। और इस युद्ध में राणा मोकल ने नागौर के फिरोज खां को पराजित किया था। और रामपुरा वर्तमान में किस जिले में है? तो ये वर्तमान में हमारे भीलवाड़ा जिले में है। फिर 1433 में गुजरात के शासक थे अहमद शाह। उन अहमद शाह ने भी मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। और मोकल ने इनका सामना कर लिया था।
फिर 1433 में ही झीलवाड़ा नामक जगह पर इनके मोकल के सैनिक थे, चाचा, मेरा और मेहपा पंवार। इन तीनों ने मोकल की हत्या कर दी। अब हम मोकल के बारे में लिख देते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए राणा मोकल, फिर लिखिए पिता राणा लाखा, माता अंसाबाई, संरक्षक में लिखिए चुंडा और रणमल। फिर इनके शासनकाल लिख दीजिए। अब लिखिए इन्होंने एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। फिर लिखिए समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। उस समय इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। अब इस मंदिर को समिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फिर लिखिए चित्तौड़ में द्वारिकानाथ का मंदिर बनाया था। चित्तौड़ में किस का मंदिर बनाया था? तो द्वारिकानाथ का मंदिर बनवाया। फिर लिखिए सन 1428 में रामपुरा युद्ध में राणा मोकल ने नागौर के शासक नागौर के फिरोज खां को पराजित किया। फिर लिखिए 1433 में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। फिर लिखिए 1433 में झीलवाड़ा नामक स्थान पर तीन सैनिक थे, चाचा, मेरा और मेहपा पंवार। इन तीनों ने मोकल की हत्या कर दी थी। लेकिन 1433 में झीलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा, मेरा और मेहपा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। पोस्टर में लिख दीजिए मोकल के सैनिक। तो अब हम कल पढ़ेंगे अगले शासक। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है।